12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। पहले चरण की वोटिंग का एक नया आंकड़ा सामने आ गया है। अब तक के आंकड़े के मुताबिक पहले चरण में 69.31% मतदान हुआ है। 2019 के पहले चरण में 69.43% मतदान हुआ था। तो ये तो करीब करीब उतना ही मतदान हो गया जितना 2019 में हुआ था। मतलब ये जो गिरावट है वो तो बेहद मामूली सी हो गई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, ये रिवाइज्ड सामने परसेंटेज आया, वोटिंग परसेंटेज पहले चरण के लिए 102 सीटों के लिए, क्योंकि इससे पहले तक जो हेडलाइंस और सुर्खियां बन रही थी वो तो औसत इन 102 सीटों का करीब 5% के आसपास बताया जा रहा था कि डिफरेंस आया है। अंकित, बिल्कुल रुमाना, देखिए जिस वक्त वो जो है 64% के आसपास का आंकड़ा आया था और ये कहा गया था कि पिछले चुनावों की तुलना में 5% के आसपास कम है, वो तब आया था जब जो है पूरे आंकड़े सामने नहीं आए थे, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों में चुनाव हो रहे हैं। छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन से आंकड़ा आता है चुनाव आयोग के पास में, पहले स्थानीय चुनाव आयोग के पास में और फिर केंद्रीय चुनाव आयोग के पास में। फिर उस डेटा को कंपाइल किया जाता है और इसी वजह से उसमें जो है 48 से 72 घंटे का वक्त लगता है। चर्चा वहां पर शुरू हो गई जैसे ही जो है चुनाव खत्म हुए, मतदान खत्म हुआ और जो आंकड़ा पहला सामने आया वहां से ये चर्चा शुरू हो गई कि मतदान प्रतिशत बेहद कम है और उसी के बाद वो हेडलाइंस बनने लगी थी। लेकिन फिर भी यहां दोहरा रहा हूं, केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियां अभी भी हैं और इसी वजह से आज एक अहम बैठक भी हुई है, क्योंकि पहला चरण में भले ही मतदान जरूर केंद्रीय चुनाव आयोग ने ली होगी ये जो रिवाइज जब सामने आंकड़ा आ गया है, क्योंकि अभी तक तो देश को यही लग रहा था कि साहब 4 से 5% 2019 के मुकाबले कम इस बार वोटिंग परसेंटेज आया है, लेकिन ये तो उतना ही है 69% के आसपास का। इसमें तो कोई खास गिरावट इसको नहीं मानी जाएगी, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि कहीं आगे, क्योंकि और गर्मी बढ़ेगी तो मौसम का असर ना पड़े वोटिंग परसेंटेज पर, उसमें गिरावट ना आए। इसी को लेकर यह बैठक जो हो रही थी चुनाव आयोग में। बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आगे बढ़ने जा रही हूं। खबर दिल्ली से है, जहां केजरीवाल को इंसुलिन की डोज दिए जाने को लेकर आज फैसला आना है। दोपहर 2 बजे दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाएगी। 19 अप्रैल को इससे पहले मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी और अदालत की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मुख्य तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह याचिका लगाई गई है कि उनको जेल के भीतर इंसुलिन लेने की इजाजत दी जाए। हालांकि ईडी और तिहाड़ प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब डॉक्टर्स के पैनल इसको नहीं महसूस होती जरूरत कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दी जाए। अदालत को इस मामले में फैसला लेना है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने आज भी आरोप लगाया था कि दरअसल बीजेपी केजरीवाल को डॉक्टर से मिलने का ही विरोध कर रही है और ईडी की तरफ से जो दलील अदालत के सामने रखी गई है एम्स के डॉक्टर्स की बात करते हुए, वो कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, महज एक डाइटिशियन की सलाह है जो ईडी की तरफ से अदालत के सामने रखी गई है। सुनिए। हमने ये बहुत स्पष्ट तौर से बात रखी है कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने स्पेशलिस्ट डायबिटीज डॉक्टर से कंसल्ट करने का अधिकार होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की डायबिटीज कोई छोटी चीज नहीं है। उनको 30 साल से डायबिटीज है। 54 यूनिट इंसुलिन वो लेते हैं। उनका शुगर लेवल 300 पार कर रहा है। जब ईडी कस्टडी में थे एक दिन उनका शुगर लेवल 45 पर गिर गया था। ईडी कस्टडी के दौरान मात्र 11 दिन में उनका वजन 5 किलो घट गया था। ऐसी फ्लक्चुएशंस चाहे वजन में चाहे शुगर लेवल में किसी भी डायबिटीज के पेशेंट के लिए, किसी भी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए बहुत सीरियस हो सकती हैं, बहुत घातक हो सकती हैं। तो ये बिल्कुल मजाक है कि बिना किसी डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाए, बिना किसी डायबिटीज डॉक्टर से सलाह लिए ऐसे डाइट चार्ट्स को कोर्ट में सबमिट किया जा रहा है और इनका हवाला देके कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन की जरूरत है। देखिए, कल इंडिया गठबंधन की रांची की रैली हुई थी। इसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शिरकत की थी और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया था कि केजरीवाल को जेल में इंसुलिन ना देकर उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। कई लोगों ने कहा कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। वाकई बहुत गंदी चीज है। देखिए, अभी उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है। कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी
रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। और ऐसे में अब वो सवाल जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, केजरीवाल, शुगर और इंसुलिन, क्या चुनावी लड़ाई का दिल्ली में यही रहने वाला है सीन? अभय दुबे जी। देखिए, ये सब जो हो रहा है ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई बहुत श्रेष्ठ और तारीफ वाली बात नहीं है जी। इस प्रकार की जो चर्चाएं हो रही हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, टीवी पर भी हो और जगह भी हो रही है, और राजनीति में भी हो रही है, राजनीतिक दल भी लगे हुए हैं। भाई, आपने अरविंद केजरीवाल को किसी एक आरोप में गिरफ्तार किया है। उनकी खांसी और उनको जो मधुमेह की बीमारी है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं, ये कोई छुपा हुआ पहली बार तथ्य नहीं है। तो एक अच्छे डॉक्टरों का एक पैनल बनाइए, वो उनकी जांच करे, जो विवाद से परे हो, बजाय इसके कि ये जो इस पर राजनीतिक उठापटक हो रही है या बहसबाजी हो रही है, ये बिल्कुल बेकार की है। ये हम लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन का समय बर्बाद हो रहा है। बहुत आसानी के साथ में दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पैनल बना सकती थी डॉक्टरों का, जो उनकी जांच करता और उसके ऊपर किसी कोई संदेह नहीं होता। ऐसा न करने का कारण ही है जिसकी वजह से ये विवाद पैदा हुआ है। नहीं, लेकिन यहाँ पर कई बार राकेश शुक्ला जी ऐसा भी लगता है ना कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि सब उनको जो है वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। अब जिस पर्सनल डॉक्टर को वो दिखाते हैं वो उसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। ऐसा जो कोई और आरोपी है और सलाखों के भीतर है उसको तो फैसिलिटी नहीं मिलती है, फिर केजरीवाल जी को ये फैसिलिटी क्यों मिले? और इसी वजह से मामला अब अदालत में भी गया है। वहाँ उनकी राजनीतिक गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो अपराध में गिरफ्तार हुए। तो सारा काम जेल मैनुअल के हिसाब से ही होगा, क्योंकि जब लालू प्रसाद जी भी रांची जेल में थे तो सारी कुछ उनका जेल मैनुअल के हिसाब से ही था। ये जरूर था कि उनको थोड़ा सा सुविधा मिली, संपर्कों के चलते सरकार थी तो वो जाके वहाँ अस्पताल में एडमिट हो गए थे। शायद केजरीवाल जी भी चाहते हैं कि शुगर की बीमारी उनको अस्पताल तक ले जाए और जेल से बाहर ले जाने का रास्ता बनाए। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, कितनी सच्चाई मैं नहीं जानता, कि यदि आपको शुगर है तो आप वो चीज़ें क्यों खा रहे हो जो आपके शुगर को बढ़ाए। नहीं, तो इसमें दूसरा तर्क भी आता है ना, मतलब आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है उनका शुगर जो है वो फ्लक्चुएट कर गया। आम आदमी पार्टी ने बताया था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कितना शुगर लेवल उनके डाउन हो गए थे, डिप कर जाते हैं अचानक से। तो बड़े पेच है, मतलब अभी इंतजार करना होगा अदालत की तरफ से क्या फैसला आता है। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से बताते हैं। आज केजरीवाल की डाइट और दवा को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आना है, और दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट से भी एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल से जुड़ी एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में केजरीवाल को उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत देने की मांग की गई थी, और साथ ही सुनवाई लंबित रहने तक अंतरिम राहत के तौर पर केजरीवाल को सरकारी आवास में हाउस अरेस्ट करने की मांग भी की गई थी। इसी याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया, वही जिसको लेकर अभी हम चर्चा कर रहे थे ना मुकेश केजरीवाल जी, कि वो वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जाए भाई। नहीं, मगर ये तो किसी व्यक्ति ने, किसने की है याचिका, और उस पे हाईकोर्ट को अगर लगा है कि उसका कोई लेना देना नहीं है तो उसने उस पे जुर्माना भी लगाया है। तो ये बात तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी मांग की या पार्टी की तरफ से किया गया था, किसी व्यक्ति ने की। अगर वो समर्थक था या उनसे जुड़ा हुआ था तो फिर कह सकते हैं आप कि वो चाहते थे, वरना कि मैं कहूँ कि आपको ऐसा मिलना चाहिए, तो इसमें आपके कंट्रोल में नहीं होती ना चीजें। अगर किसी ने मांग की है तो उससे उनका कोई लेना देना है या नहीं, ये पहले तो स्थापित होना। तो अभी तो फिलहाल ये इंसुलिन, दवा, डाइट, दोनों ही पार्टियां उसका पॉलिटिसाइज कर रही हैं। लेकिन मैं समझता हूं सबसे पहले हमें केजरीवाल जी के स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए, उनको शुभकामनाएं भी देनी चाहिए, और सरकार को या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है उसको प्रायोरिटी के तौर पर केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर इंसुलिन की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो बड़े गंभीर आरोप है ना जो आज आतिशी ने लगाए विजय जी, कि वो कहने लगी कि साहब डायबिटीज के मरीज हैं वो, और किसी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को नहीं बल्कि ईडी की तरफ से जो अदालत को बताया जा रहा है, डॉक्टर एम्स की बात कही जा रही है, वो डॉक्टर है ही नहीं, वो कह रही एमबीबीएस की डिग्री है ही। और अभी जब राउज एवेन्यू कोर्ट में मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए कि वो किस तरह से फैसला देता है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की चिंता सबको रखनी चाहिए, चाहे वो। और एक बात ध्यान रखने की होती है, इंसुलिन जो है वो, रुक जाती हूँ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी ने कर्नाटक के हुबली में एक लड़की नेहा की हत्या को बड़ा मुद्दा बना दिया है। इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया, प्रवक्ता पार्टी के, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Names of 8 persons openly, they have not even caught one person. I'm losing faith now.
आई एम लूजिंग फेथ नाउ, मेरा विश्वास टूट रहा है। और विश्वास किस पे टूट रहा है? कांग्रेस की जो सरकार है। He goes on to say they are trying to divert my case. Give it to the CBI if you cannot do it. The commissioner in this case is a lady. Even then she is not taking a girl's murder seriously. She is working under some pressure. I demand the commissioner should be transferred for negligence in the case. I demand that the case should be given to the CBI. और जब ये एक पिता गुहार लगाता है कांग्रेस पार्टी की सरकार से, तो क्या कहा जाता है? कहा जाता है कर्नाटका डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार से सीबीआई प्रोब डिमांड इन नेहा मर्डर केस is not required. Not required. So you shield the criminals. Law and order has collapsed in the state of Karnataka. This is a fit case of love jihad, clearly. And yet, Siddaramaiah does not act because he wants to side with the criminals, seeing their religion. He is violating his own oath. और जब सिद्धारमैया जी आप शांत रहना पसंद करते हैं, तो हम और मजबूती से अपनी आवाज को उठाएंगे और हम कहेंगे कि ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहने का कोई हक नहीं है जो अपने प्रदेश की जनता की रक्षा ना कर सके। और जब ऐसी निंदनीय घटना होती है, हत्या हो जाती है, तो आप पीड़ित परिवार को इंसाफ भी नहीं दिला पाते हैं। यू शुड रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन of chief ministership. It seems the pressure to appease that has been dictated upon you by none other than Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Mr. Kharge has made you forget the oath that you have taken under the Constitution. And I must also categorically state, न्याय की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, न्याय। अब देखिए न्याय, तो मैं ये पूछना चाहूंगा, इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा? एक नारा और दिया था प्रियंका वाड्रा गांधी ने, लड़की हूं लड़ सकती हूं। आज पूरे देश की जो बहनें हैं, माताएं हैं, वो कह रही हैं लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो इस बहन की लड़ाई कौन लड़ेगा? क्योंकि सोनिया गांधी जी, आपने तो एक शब्द नहीं बोला। प्रियंका वाड्रा गांधी जी के पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, उनके मुंह में दही जमी हुई है। जब इस तरह से दिन दहाड़े हत्या होंगी और मुख्यमंत्री जांच खत्म होने से पहले कह देगा दिस इज नॉट अ केस ऑफ लव जिहाद, according to the chief minister, this is not even a case where law and order has completely broken. This is the new normal in the state of Karnataka. It raises very serious questions. And जब मैंने इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करी थी, तो मैंने एक बात कही थी, तुष्टीकरण। मैंने आपके समक्ष उदाहरण रखे हैं। तो कर्नाटक की बेटी नेहा की हत्या के मामले में बीजेपी की तरफ से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तुष्टीकरण के आरोप लगाया जा रहा है। देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बना हुआ है, पॉलिटिकल खबरों को डीकोड कर रहे हैं ये वरिष्ठ पत्रकार। और अब मैं आपको बताने जा रही हूं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को लेकर दांव जो चला जा रहा है, उसी से जुड़ी बड़ी खबर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह राजपूत समाज ने महापंचायतें करके
बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया है और अब मायावती राजपूतों को अपने साथ लाने की जुगत में है। गाजियाबाद की रैली में मायावती ने राजपूतों की नाराजगी के मसले को उठा दिया है मंच से। सुनिए। वैसे तो पूरे यूपी में सर्व समाज के लोग रहते हैं, सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन आपके पश्चिमी यूपी में अपर कास्ट समाज में से क्षत्रिय समाज के लोग काफी बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन दुख की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियां जो अपने आप को क्षत्रियों की हिमायती समझती हैं, क्षत्रिय समाज की हिमायती समझती हैं, तो इस बार लोकसभा आम चुनाव में खासकर पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज की भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने भी काफी उपेक्षा की है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी ने पश्चिमी यूपी में अन्य समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज को भी पूरा आदर सम्मान दिया है। और अब इसी को लेकर सवाल है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की 80 सीटों की बात है। क्षत्रियों के साथ बहन जी किसका खेल बिगाड़ेंगी? उत्तर प्रदेश की सियासत में जो क्षत्रिय फैक्टर है, जो कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी के खिलाफ हो गया है, और अब जिस तरीके से मायावती उनको अपने साथ लाने की जुगत लगा रही है, फैक्टर कैसे प्ले अप हो सकता है? देखिए, क्षत्रियों का पहली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ इस तरह से खुले आकर विरोध करने की थोड़ा सा पार्टी को परेशानी हुई है। न केवल वेस्टर्न यूपी में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में, तीनों जगह हुई है और लगातार इसका जो है नाराजगी बढ़ती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो जो लीडर्स हैं जिनके साथ नाराजगी, उसकी बातचीत को बनाए। जैसे गाजियाबाद पे जहाँ पर मायावती जी बोल रही हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो वीके सिंह साहब थे, राजपूत जिसको आप कह रहे हैं, यदि कास्ट की बात करेंगे, उनको हटाकर अतुल गर्ग साहब को वहाँ पर टिकट दिया, जो लोकल एमएलए भी रहे हैं। और बीएसपी ने अपना कैंडिडेट क्षत्रिय उतारा है, तो इसलिए वो क्षत्रियों की तरफदारी उस तरह से कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज क्षत्रिय है वो वहां आ जाए। अब ये पूरी, क्योंकि एक बड़ी कास्ट है, डोमिनेंट कास्ट है। जो पहले का एक्सपेरिमेंट था, एक बार ब्राह्मणों को साथ लेकर कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, और इस बार राजपूतों को साधती हुई नजर आ रही है बहन जी। ये कोशिश है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे उस एक्सपेरिमेंट में वो सफल हुई थी वैसे इस एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएंगे। ये मुझे बहुत कम उम्मीद लग रहा है, क्योंकि बसपा इस चुनाव को उतनी गंभीरता से ले भी नहीं रही है। और रही बात जहां तक क्षत्रियों को या ठाकुरों को मैनेज करने की, तो बीजेपी पिछले लगभग 20-25 दिन से इस काम को बहुत गंभीरता से कर रही है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो सबसे बड़े उनके चेहरे हैं, उनको आप देखेंगे 20-25 दिन से आप बिल्कुल नए मोड में है वो तमाम, चाहे वो मीडिया इंटरेक्शन हो, रैलीज हो, या फिर उनके बयानों में जो धार लाई गई है, इस तरह से उनको एक प्रखर नेता के तौर पे, और वरना मोदी जी के अलावा कोई इतने प्रखर तरीके से बात नहीं करता था। लेकिन राकेश शुक्ला जी, ये वेस्टर्न यूपी वाले जो बड़े क्षत्रिय नेता बीजेपी के बड़े चेहरे, जिन्हें लेकर नाराजगी की बात भी की जा रही है कि साहब टिकट मिलना चाहिए था, मिला नहीं, कट गया टिकट, अब वो तो कोई तो अस्पताल ही चला गया है, भर्ती हो गया है वहां पर जाकर। वेस्टर्न यूपी में अभी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और ऐसे में वो गैर मौजूद हैं। देखिए, अलग अलग चीज़ें हैं। एक थ्योरी उत्तर प्रदेश में बहुत पहले ये चली थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ठाकुरों को महत्व दे रही है, और वहाँ सेम वही परिस्थितियां जैसे मुलायम जी के टाइम पे यादवों को तवज्जो दिया गया था, इस बार क्षत्रियों को दिया जा रहा है। और तब ब्राह्मण कहा जाता था नाराज, तो ब्राह्मण नाराज हैं। 2017 का चुनाव हुआ उसमें, और बाद में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें 22 वाला, उसमें भी ये थ्योरी नकार दी गई। इस बार कहा गया कि क्षत्रिय नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, और पहले चरण के चुनाव के जो वोट ऑफ परसेंटेज देखे गए, उससे ये आकलन किया जा रहा है कि राजपूत समाज वोट करने नहीं गया। वो किसको दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो वोट करने गया ही नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो आपने प्रश्न रखा है कि क्या राजपूत की सोशल इंजीनियरिंग को अपने साथ जोड़ने में मायावती जी लग गई हैं। यदि मायावती जी इस सोशल इंजीनियरिंग में सफल हुई तो मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी की चिंता को बहुत हद तक कम कर पाएंगे। बिल्कुल अभय जी, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है सर कि एक तरफ बीएसपी, जो यहाँ पे मुकेश केजरीवाल जी कह रहे थे कि साहब उसको ज्यादा गंभीरता से क्योंकि चुनावी नहीं लड़ रही तो नहीं लिया जाना चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी जिसके लिए कहा जा रहा है कि साहब बहुत गंभीरता से वो इस नाराजगी को दूर करने के लिए लग गई है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज को अलग रख के
खुद जो राजपूत समाज है वो कितनी गंभीरता से बीजेपी से नाराज है, और क्या ये नाराजगी इतनी है कि वो बीजेपी को वोट ना दे क्योंकि अभी तक उसका समर्थक माना जाता है? देखिए 2022 में जो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी थी, उसकी अभिव्यक्ति इस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह राजपूतों की नाराजगी की अभिव्यक्ति हो रही है। ब्राह्मणों ने ऐसी कोई मीटिंगें नहीं की थी, ब्राह्मणों ने कोई महापंचायतें नहीं की थी, कहीं कोई हलफ नहीं उठाया था, ऐसा सब कुछ नहीं हुआ था। बस एक हवा में बात थी कि वो नाराजगी है, निजी तौर पर लोग बात करते थे, उससे उनको नाराजगी उनकी व्यक्त होती थी। अच्छा, इस बार राजपूतों की जो नाराजगी है उसका किरदार राजस्थान से और गुजरात से अलग है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में तो कहते हैं भाई इनका टिकट काट दो, हैं तो हम भाजपा के समर्थक, पुरुषोत्तम रूपाला, हाँ, उनका टिकट काट दो, लेकिन हम भाजपा के समर्थक हैं। राजस्थान में भी कोई भाजपा का स्पष्ट रूप से खुले रूप से विरोध नहीं हो रहा है, उनकी अपनी मांगे हैं वो है। लेकिन उत्तर प्रदेश में मेरे लिए भी एक नई बात है, वो भाजपा का स्पष्ट रूप से खुलकर मुखर रूप से विरोध हो रहा है। ये भाजपा के लिए चिंता की बात है। दूसरी बात, भाजपा ने उत्तर प्रदेश में जहां जहां ठाकुरों के टिकट काटे हैं उनकी जगह ठाकुरों को ही अनिवार्यता टिकट नहीं मिले हैं, जबकि दूसरी बिरादरियों के जब टिकट काटे गए उनकी जगह उन्हीं बिरादरियों को टिकट दे दिए गए। अब जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को देखें, उसमें राजपूतों को टिकट कट गए, मिला केवल एक ही राजपूत को टिकट मिला है, जो जिनका भी देहांत भी हो गया, दुखद देहांत हो गया। जी। तो ये कुछ तो रणनीतिक लोचा हुआ है भाजपा की इसी वजह से ये नाराजगी। सर देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर है, दिल्ली में कन्हैया कुमार और उदित राज को बाहरी उम्मीदवार बताकर वो जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर कांग्रेस के लोग ही विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं से हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने एक रिपोर्ट भेजी है, जरा वो दिखाते हैं। पहले दिल्ली कांग्रेस के दफ्तर में पार्टी के कुछ कार्यकर्ता समर्थक लोकसभा उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है प्रदर्शनकारियों से ही समझते हैं। आप लोग कहां से आए हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं? हम दिल्ली के स्थायी नागरिक हैं और मतदाता हैं। हम दिल्ली से ही आए हैं और दिल्ली में किसी भारी उम्मीदवार का इसलिए विरोध कर रहे हैं कि वो हमारी लोकसभा सीट से नहीं है। कौन भारी उम्मीदवार? उदित राज भी बाहर से है और कन्हैया कुमार भी बाहर से है। हाँ, दोनों ही बाहर के उम्मीदवार हैं। आप लोग कांग्रेस कार्यकर्ता हैं? हाँ, कांग्रेस किस पद पर है? हम ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के? मंगोलपुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेश राठौर है और मैं भी मंगोलपुरी से ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं। और हमारा जो विरोध है वो ये है कि जो स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दी जाए, बाहर वाले को बाहर किया जाए। उदित राज जी बार बार एक ही बात बोलते हैं, कि मैं भी इसी क्षेत्र से हूं। अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो बीजेपी क्यों टिकट नहीं देती उसको दोबारा, क्यों उन्होंने टिकट काट दी? ये तो क्या हुआ? आपकी पार्टी ने तो टिकट का ऐलान कर दिया है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मान कर रहे हैं कि भारी उम्मीदवार को बाहर किया जाए, हमें स्थानीय नेता दिया जाए, स्थानीय उम्मीदवार दिया जाए, ताकि जिसके साथ हम लग के ये सीट जीत कर राहुल गांधी जी की झोली में डाल सके। आपको लगता है उदित राज नहीं जीत पाएंगे? जीतने का तो मेरे को तो लगता है जमाना जब्त करा देंगे। ये बताइए आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस कमेटी का। हाँ। तो अगर राहुल गांधी वायनाड से जाकर लड़ सकते हैं तो वायनाड के लिए तो वो भी बाहरी उम्मीदवार हुए, तो ऐसे में पार्टी उदित राज को क्यों नहीं उत्तर पश्चिमी से लड़? राहुल गांधी जी सिर्फ एक लोकल नेता नहीं, वो इंडिया नहीं पूरे इंटरनेशनल के ब्रांड हैं। आजकल छोटा नाम नहीं राहुल गांधी। अगर पूरे देश के अंदर कोई लड़ रहा है इस लोकतंत्र को बचाने के लिए तो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर मणिपुर से इम्फाल तक पूरे देश को जोड़ के घूम के एक। अब आप लोगों के सुर बदल गए। आप लोग का नेतृत्व कौन? आपने कहा कि राहुल गांधी जी, मैं कहना चाहता हूँ राहुल गांधी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं करी। राहुल गांधी ने राम मंदिर के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं करी। राहुल गांधी ने जाट गुर्जर ब्राह्मणों के लिए अभद्र टिप्पणी नहीं करी है, उदित राज ने की हुई है। महिलाओं का मी टू के लिए इन्होंने कहा, उदित राज का बयान आप यूट्यूब पर निकाल के देख लो, मी टू में कहा इन्होंने कि महिला पैसे के लिए ऐसे वो कहते हैं इल्जाम किसी पे भी लगा देती है। तो ये तो बहुत नाराजगी देखने के लिए मिल रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ही। दिल्ली से कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे ना, कन्हैया और उदित राज, दोनों के लिए। महाराष्ट्र में अजीत पवार की पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खुद अजीत पवार ने पार्टी ऑफिस में ये घोषणा पत्र जारी किया। उसी वक्त की तस्वीरें जो हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र अजीत पवार ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बार अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार को टक्कर दे रहे हैं। यहां तक कि वो बारामती सीट जो शरद पवार का अपना इलाका, अपना गढ़ माना जाता है, वहीं से इस बार अजीत पवार ने बहन सुप्रिया सुले के सामने पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में उतार दिया है। कि ऐसी
बदलती भूमिका पवार साहब क्यों ले रहे हैं, कंफ्यूजन भूमिका 2014, 17, 19 में? उनको ही मालूम है, मुझे नहीं मालूम। मैं कैसे बता सकता हूँ, तो उनका अधिकार है। क्योंकि पहले से ही पवार साहब की जो भूमिका रही है वो संशयास्पद रही है। आज भी उनके जो निर्णय होते हैं उस पर कभी भी भरोसा या कोई भी तकनीक नहीं यूज कर सकते हैं कि क्या करेंगे अगला कदम, तो इसी वजह से उनको नुकसान हो रहा है। उसके बारे में नो कमेंट्स। जिनके नेतृत्व में मैंने इतने साल काम किया है उसके बारे में अभी कुछ बोलने से क्या होने वाला है। मुझे ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात ही नहीं करने की। अजीत दादा जितने बाहर से कठोर दिखते हैं उतने अंदर से कठोर है नहीं। मन के एकदम मन मिलाऊ है, शांत स्वभाव है, संयमी है और थोड़े से इमोशनल भी है। दादा, अपना सुप्रिया सुले के साथ इतने साल का रिश्ता है, आप उनके खिलाफ जब प्रचार करते हैं तो थोड़ा मन में दुख होता है? ये देखो, जब आप पॉलिटिक्स करते हैं तो चुनाव के वक्त आपको आपकी आगे वाले जो आपके डिसीजन होने वाले, क्या गवर्नमेंट आप कैसे चलाने वाले हैं, क्या आपका विजन क्या है, इसके बारे में तो बोलना ही पड़ता है। हमारे यहाँ इस दफ़ा ही नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ, बहुत साल पहले 62 या ऐसा कुछ होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन घर के बुजुर्ग लोगों ने मुझे बताया कि तब एक चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन पार्लियामेंट का ही, एक जगह खाली हुई थी बारामती में,